हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने वीएसई पीआर थ्योरी के बारे में समझा था। उसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो भी हमने किए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि इस थ्योरी के बेस पर अगर हम मॉलिक्यूल्स की शेप को समझना चाहते हैं, उनकी ज्योमेट्री को समझना चाहते हैं, तो हम मॉलिक्यूल्स को, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ताकि हम उनको ईज़िली स्टडी कर सकें, उनके बारे में ईज़िली समझ सकें। और वो दो कैटेगरीज़ क्या हैं? एक तो वो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें कि जिनमें सेंट्रल एटम इज़ हैविंग नो लोन पेयर, यानी कि सेंट्रल एटम के पास कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो सभी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। और दूसरी जो कैटेगरी थी वो हमारी थी कि द मॉलिक्यूल्स विद सेंट्रल एटम हैविंग वन और मोर लोन पेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में उन दोनों कैटेगरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप, उनकी ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी चेंज है नॉर्मल ज्योमेट्री से, मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है कि जो रिपल्जन्स हैं, लोन पेयर रिपल्जन्स या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन्स, तो उनके कारण जो एक एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होती है ना, एक्सपेक्टेड शेप होती है मॉलिक्यूल्स की, कि हम सोचते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप जो है ये वाली होनी चाहिए, बट हमें जब हम रिजल्ट्स देखते हैं, उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखते हैं, तो हमें उसकी शेप कुछ अलग ही मिलती है, ठीक है। तो वो क्यों होती है, हम ये रीज़न्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर मॉलिक्यूल की शेप देखकर उसमें जो चेंजेस हैं, उनमें जो मॉडिफिकेशन है वो भी हम देखेंगे और साथ ही उनके रीज़न्स डिस्कस करेंगे कि क्यों इनकी शेप ऐसी हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें जो पहली कैटेगरी है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सेंट्रल एटम के पास कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम इज़ हैविंग ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर बॉन्डेड, ठीक है, या विच आर शेयर्ड विद अदर एटम्स, ठीक है। तो उस कैटेगरी में सबसे पहले हम सबसे सिंपल जो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम देखते हैं, जिसमें कि सेंट्रल एटम सिर्फ दो और एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये है, इस तरह की ज्योमेट्री उसकी होगी। इसको जैसे मैं इस टाइप के मॉलिक्यूल को मैं नाम दे देती हूँ AB2 टाइप, ठीक है। AB2 टाइप यानी कि जो A है वो तो है सेंट्रल एटम, जैसे यहाँ दिखाया भी है, A सेंट्रल एटम है और जो B है वो उसके साइड में दोनों उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो सेंट्रल एटम है ना, आप देखो कि इस टेबल में यहाँ लिखा है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन से हैं? जो सेंट्रल एटम के पास है, ठीक है। सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उनके बेस पर हम उनकी ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अगर हमारे पास कोई भी एक एटम है, जैसे हमारे पास एटम है A, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि बॉन्डेड है या नॉन बॉन्डेड है। क्यों? क्या ये बताने की ज़रूरत है कि वो बॉन्डेड है या नॉन बॉन्डेड है? ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही कह चुकी हूँ कि सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर, ठीक है, यानी कि वो बॉन्डेड ही हैं, नॉन बॉन्डेड हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जो सेंट्रल एटम है A, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने डिस्टेंस पर हों कि उनमें रिपल्जन्स कम से कम हों, ठीक है। 2 बच्चे हैं, उनको अगर आप दूर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? उनको बिल्कुल सीधी लाइन में खड़ा कर दोगे। एक को, जैसे एक रस्सी है, उसके एक एंड पर एक बच्चा कर दिया और दूसरे एंड पर दूसरा बच्चा कर दिया और बीच में और लगा दिए आपने, है ना। तो वो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी ना अगर आपके पास टोटल एटम्स ही 3 हैं, ठीक है। टोटल एटम्स ही 3 हैं, तो आप क्या करोगे? सेंटर में एक एटम को करोगे और जिन 2 एटम्स को आप अगर 2 एटम्स जो आपके दूसरे बाकी के जो बचे हुए 2 एटम्स हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल एटम के साथ, यानी कि वहाँ पर उनके साथ बॉन्डेड पेयर लिंक्ड होंगे सेंट्रल एटम के, तो वो उनकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी जब वो 180 डिग्री के एंगल पर सिचुएटेड है। 180 डिग्री का एंगल मतलब कि ये हमारा A है, तो 180 डिग्री का एंगल तो ये होगा इसके अराउंड, ठीक है। तो एक एटम आ जाएगा यहाँ पर और एक एटम आ जाएगा यहाँ पर, जो 2 हैं। अब ये एटम यहाँ पर कैसे आए? ये यहाँ पर हमने क्यों दिखाए हैं? क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर्स हैं,
ठीक है, एक ये बॉन्ड पेयर है और एक ये बॉन्ड पेयर है। दिस बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड विद बी एंड दिस बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड विद दिस बी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये दोबारा से बताती हूँ कि हमारे पास जब हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उसमें हम सबसे पहले वो लेते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं 2। ठीक है, और जब हम VSEPR थ्योरी से हम मॉलिक्यूल्स की शेप डिस्कस कर रहे हैं तो हमें रिपल्जेंस का ध्यान रखना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको हमने सेंट्रल एटम के चारों तरफ ऐसे अरेंज करना है कि उनके बीच में रिपल्जेंस, उनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। ठीक है, और वो अरेंजमेंट इस केस में पॉसिबल है सिर्फ तब जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर हैं, यानी कि जो साइड वाले 2 एटम्स हैं वो भी 180 डिग्री के एंगल पर होंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है बेरिलियम क्लोराइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, तो बेरिलियम क्लोराइड को अगर हम ऐसे ही हम बनाना चाहें तो हम इसकी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। बेरिलियम आ जाएगा सेंटर में। ठीक है, और आपको पता है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ठीक है, यही है इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर। एक इलेक्ट्रॉन ये एक क्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है और दूसरा ये दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है, और इस तरह की इसकी ज्योमेट्री आ जाती है। और हम इसको सिंपली अगर हमें दिखाना हो तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, बेरिलियम सेंटर में और 2 क्लोरीन इसकी साइड में। ठीक है, और ऐसी शेप को हम बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। ऐसी ज्योमेट्री को हम लीनियर ज्योमेट्री बोलते हैं या लीनियर शेप बोलते हैं, क्योंकि एक सिंगल लाइन बन रही है ना, इसमें कहीं पर भी कोई भी कर्व नहीं है, कोई भी मोड़ नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए ये एक लीनियर शेप बनाता है अगर सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर नहीं है, दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड इसके लिए याद रखना है। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं इसका, जबकि सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, वो है इस तरह का, जब सेंट्रल एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं टोटल। ठीक है, तो हम उसके लिए मैं एग्जांपल से ही आपको सीधा बता देती हूँ, ये शेप भी आपको वहीं से क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल हम इसके लिए लेते हैं बोरोन ट्राईफ्लोराइड का। ठीक है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड के लिए आप देखो, बोरोन जो है वो सेंट्रल एटम है, इसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, तो इसके पास टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। तो ये 3 दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और वो ये 3 बॉन्ड्स कैसे बनाएगा, अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को ये यूज़ करेगा। ठीक है, 3 फ्लोरीन के साथ ये शेयर करेगा, और फिर ये किस तरह से जब ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा, यानी कि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, और वो 3 बॉन्ड पेयर्स इसके अराउंड कैसे अरेंज हों आपस में कि उनकी रिपल्जेंस कम से कम हो, उनकी जो प्रतिकर्षण है उनके बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्जेंस कम से कम हो, और वो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। स्ट्रक्चर कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे सही है जिसमें रिपल्जन कम से कम है वो है अगर वो ट्रायंगल के जो 3 कॉर्नर्स हैं वहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बॉन्ड पेयर इस लाइन के अलोंग होगा, एक बॉन्ड पेयर इस लाइन के अलोंग होगा, और एक बॉन्ड पेयर इस लाइन के अलोंग होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। बोरोन को हमने एक ऐसे दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। तो हम इसको दिखाएंगे बोरोन, एक यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है, और 2 फ्लोरीन यहाँ पर। तो अब आप ये देखो कि इन जो ये बॉन्ड पेयर्स हैं, या हम सिंपली कहें बॉन्ड्स हैं, इनमें कितना एंगल होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब तीनों बराबर बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। ठीक है, तो ये सभी जो ये बॉन्ड पेयर्स हैं इनके बीच का एंगल इक्वल होगा, और वो होगा 120 डिग्री का। और ये जो शेप हमारी बनी है इसको हम बोलते हैं प्लेनर ट्रायंगुलर। ठीक है, ये आपका इसका एग्जाम्पल है, या ट्राइगोनल प्लेनर भी बोलते हैं, या सिंपली ट्रायंगुलर भी बोल देते हैं। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर।
मतलब ट्रायंगल तो बना है ये, लेकिन एक ही प्लेन में सारे एटम्स हैं इसके, एक ही तल में है सारे एटम्स। तो ये हमारा सेकंड टाइप का एग्जाम्पल था, सेकंड एग्जाम्पल था हमारा ये इसका। इसमें अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे इसका, जिसमें कि सेंट्रल एटम के पास 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। और वो हम इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर मीथेन और अमोनियम आयन, ठीक है। ये तो जो है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है मीथेन, और अमोनियम आयन एक आयन है, कम्प्लेक्स आयन है या पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। तो मीथेन को लेकर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। मीथेन में जो सेंट्रल एटम है वो है कार्बन, इसके पास 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। और ये 4 बॉन्ड पेयर्स अपने आप को कैसे अरेंज करें कार्बन के चारों तरफ कि उनके बीच में डिस्टेंस कम से कम हो, ठीक है। आपने जब अभी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अरेंज किया तो आपने देखा कि हम उनको, आपने क्या सोचा कि हम उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम उनको एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ठीक है, सेंटर में आ जाएगा सेंट्रल एटम और ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर आ जाएंगे 3 बॉन्ड पेयर्स। तो आप ये सोचोगे कि अब हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर में सेंटर में आ जाएगा कार्बन और 4 जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो आ जाएंगे चारों कॉर्नर्स की तरफ। लेकिन इनमें एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, फिर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। लेकिन ये एक सही अरेंजमेंट नहीं है बॉन्ड पेयर्स की, क्योंकि इसमें रिपल्जन्स काफ़ी ज़्यादा होंगी। अब ये सही क्यों नहीं है? सही इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है 4 बॉन्ड पेयर्स को अरेंज करने की, ठीक है। अगर हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती, कोई और मेथड नहीं होता जिसमें कि ये चारों बॉन्ड पेयर इतनी डिस्टेंस पर चले जाएं कि इनके बीच में रिपल्जन्स कम से कम हो, तो जो हम यही समझते कि यही अरेंजमेंट पॉसिबल है। लेकिन हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है, और वो अरेंजमेंट क्या है, वो है टेट्राहेड्रन, ठीक है। टेट्राहेड्रन में क्या है कि एक टेट्राहेड्रन बनता है, उसमें टेट्राहेड्रन की 4 वर्टिसेस होती हैं, 4 उसके कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। और सेंटर में कार्बन, और उन 4 कॉर्नर्स की तरफ ये 4 बॉन्ड पेयर्स आ जाते हैं। और इन बॉन्ड पेयर्स के साथ क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, 4 जो इसके। अब ये जो अभी तक आपने ये जो ट्रायगोनल प्लेनर देखा स्ट्रक्चर, ये तो प्लेनर था, यानी कि 2D स्ट्रक्चर था, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। लेकिन जो ये टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर है ना, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। इसको पेपर पर समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, मॉडल्स के थ्रू समझा जा सकता है। लेकिन मैं आपको इसके लिए एक ये स्ट्रक्चर अरेंजमेंट दिखाती हूँ। आप देखो, ये अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रन की, ठीक है। इसमें यहाँ पर तो है कार्बन, ये कार्बन है, ठीक है। और ये 4 जो वर्टेक्स है ना, 4 जो बॉन्ड पेयर हैं वो ऐसे अरेंज हैं। एक ये है ऊपर की तरफ, और 3 ये इस तरफ से, इस तरह से नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब आप ये सोचो कि जो कार्बन है वो तो ऊपर की तरफ है, और इससे 3 आ रहे हैं नीचे, एक इधर और एक पीछे की तरफ, ठीक है। तो पीछे वाला जो है मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, इस तरह से थोड़ा छोटा दिखा दे क्योंकि ये पीछे की तरफ है, दूर है। और जो 4th वन है वो हमने दिखा दिया ऊपर, ठीक है। अब इनमें जो एंगल है इन चारों बॉन्ड एंगल्स में वो कितना होगा, जो चारों जो बॉन्ड पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इनमें एंगल कितना होगा। आपने देखा कि अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इस तरह से अरेंज कर देते हैं कि कार्बन यहाँ आ जाता है सेंटर में और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ आ जाते हैं, तो जो एंगल आते हैं सारे वो होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है। तो अब इस अरेंजमेंट में एंगल कितने हैं, सभी एंगल्स इक्वल हैं। ये एंगल चाहे इन दोनों के बीच का, आपको ये कम लग रहा होगा ये वाला एंगल, बट ये सभी सेम है। और ये वाला एंगल, चारों एंगल सेम हैं, और ये होते हैं 109.28 डिग्री। तो ये है ना ज़्यादा इससे, 90 से, तो 90 से ज़्यादा है, मतलब दूर दूर हो गए। जितना एंगल ज़्यादा होगा उतने ही बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो दूर दूर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दूर दूर हैं, और उनमें रिपल्जन्स कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है जब आपके पास सेंट्रल जो मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो वो मिनिमम रिपल्जन के लिए, रिपल्जन्स कम से कम हो उसके लिए वो अपने आप को टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रन में जो एंगल है बॉन्ड पेयर्स के बीच में वो 109.28 डिग्री का होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें लेते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा
ज्योमेट्री है वो है जिसमें कि सेंट्रल एटम के पास 5 बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम इज़ हैविंग 5 बॉन्ड पेयर्स। अब 5 बॉन्ड पेयर्स को कैसे अरेंज किया जाए? अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तरह से हम सोचें तो जो अरेंजमेंट पॉसिबल है वो ये हो सकती है कि एक पेंटागन आप बना लो, पंचभुज। ठीक है, ऐसे पंचभुज को ना रेगुलर पंचभुज, रेगुलर पेंटागन बोलते हैं। रेगुलर मतलब जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, ये पांचों साइड्स इक्वल हैं। इसमें सेंट्रल में एटम आ गया और 5 जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो ऐसे आ गए। ठीक है, आपको पता है कि जो सर्कल है पूरा, इसका ये जो एंगल है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो आप अगर इसमें एक एंगल निकालोगे तो हर एंगल 72 डिग्री का होगा, और 72 डिग्री का एंगल बहुत कम एंगल है। अगर इस तरह से अरेंजमेंट हो गई ना पांचों इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रहेगी, बहुत ज़्यादा खिंचाव रहेगा। ठीक है, खिंचाव किस तरह का कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना उनमें मैक्सिमम रिपल्जन्स रहेंगी, बहुत ज़्यादा रिपल्जन, और इतनी रिपल्जन्स रहेंगी कि ये मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो टिक ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए जब सेंट्रल एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है फिर? तो वो पॉसिबल अरेंजमेंट है इस तरह से कि जो सेंट्रल एटम ये है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ट्रायंगल में अरेंज हो जाएं। ठीक है, और ट्रायंगल में कितना कितना एंगल होगा आपको पता ही है, 120 डिग्री का, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर। और जो 2 बचे वो होंगे, आप इसको एक प्लेन में मान लो, मतलब ये जो आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन में ही ये ए भी है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हैं 3। स्क्रीन से ए से निकलता हुआ ऊपर की तरफ आपकी तरफ आता हुआ ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। ए से निकलकर ये आपकी तरफ आ रहा है स्क्रीन से। ठीक है, और जो दूसरा है इलेक्ट्रॉन पेयर वो ए से नीचे की तरफ जा रहा है, स्क्रीन के अंदर बिल्कुल नीचे। तो ऐसी जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इससे जो है ना 2 पिरामिड बन जाते हैं। बाई मीन्स 2। ठीक है, पिरामिडल, बाई पिरामिडल मतलब 2 पिरामिड्स बन जाते हैं। और ट्रायंगुलर तो ये है ही, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसको भी आपको समझने के लिए ये हम एक इसकी शेप देखते हैं। ठीक है, ये आप देखो इस तरह से ये अरेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अब 2 पिरामिड कैसे हुए यहाँ पर? पिरामिड ये हुआ, आप नीचे वाला मत देखो, नीचे वाला जो ये वाला है आप इसको देखो ही मत, आप इसके ऊपर हाथ रख लो तो ये पिरामिड बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से, और इनको मिला दो आपस में। ठीक है, ये पिरामिड बन जाएगा। ये जो 3 हैं जिन पर EQ लिखा हुआ है, ये तीनों तो एक प्लेन में आ गए, और ये जो AX लिखा है ये ऊपर की तरफ है, और ऊपर से आपने इनको इससे मिला दिया तो ये पिरामिड बन गया। पिरामिड आपने देखा हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से ये है, और यहाँ पर कुछ है उसको इससे मिला दिया, ये पिरामिड बन गया एक। ठीक है, ये ऊपर पॉइंट है इसका, और ऊपर वाले पॉइंट से 3 लाइंस निकल रही हैं, एक नीचे, एक इधर और एक इधर, ये पिरामिड बन जाता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें, जो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये और इन पर लिखा है EQ। ठीक है, यहाँ जो बॉन्ड बनते हैं, ये जो पोजीशन है वो है इक्वेटोरियल पोजीशन, इसलिए इनको EQ लिखा है, इक्वेटोरियल। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। और AX का क्या मतलब है? AX का मतलब है एक्सियल, ऊपर और नीचे। एक्सिस होता है ना, जैसे अक्ष होता है, अक्ष, एक्सिस, तो अक्ष की तरफ है, AX ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसमें अब जो बॉन्ड पेयर्स है ना वो 2 तरह से अरेंज हो गए। 3 तो ऐसे हैं कि उनके बीच में जो एंगल है वो कितना कितना है, वो है 120 डिग्री का। जो ये 3 मैंने ये ड्रॉ किए हैं एक ट्रायंगल में, इनका तो एंगल है 120 डिग्री का। लेकिन जो ये ऊपर वाला, हम पहले एक की बात करें, जो ये ऊपर वाला है ये इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जो नीचे वाला है ये भी इन तीनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो पीछे वाला है इसका दिखेगा नहीं, तो आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो जो बॉन्ड पेयर्स
एक ट्रायंगल की वर्टिसिस की तरफ हैं वो तो हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और जो दो ऊपर और नीचे हैं जो बाकी तीनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, हमारा जो ट्रायंगल बना है उसको परपेंडिकुलर हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, वो हैं एक्सियल पोजीशंस। ठीक है, तो दो टाइप के यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे, तीन तो बनेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और दो बनेंगे एक्सियल बॉन्ड्स, और इनके अंदर डिफरेंस भी होगा। अब क्या डिफरेंस होगा कि रिपल्जन्स जो होंगी ना, जो ट्रायंगल में हैं इनमें तो आपस में रिपल्जन्स जो है वो कम होंगी, लेकिन जो ये ऊपर है जो इनके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इनकी रिपल्जन्स इन तीनों के साथ थोड़ी ज़्यादा होंगी क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, और जो नीचे वाला होगा उसकी रिपल्जन्स भी थोड़ी ज़्यादा होंगी। ठीक है, आप इस शेप को देखो और ध्यान से समझो क्योंकि ये 3D शेप है, 3D ज्योमेट्री है, इसको पेपर पर ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ कि तीन जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो तो एक ट्रायंगल के वर्टिसिस पर हो जाएंगी, ट्रायंगल के तीन कोनों पर हो जाएंगी, यहाँ पर सेंट्रल एटम है। ठीक है, और जो दो बचे वो हो जाएगा एक तो इससे ऊपर की तरफ और एक हो जाएगा इससे नीचे की तरफ, ये दो एक्सियल पोजीशंस हैं। तो तीन जो ट्रायंगल में है उनमें जो एंगल है वो है 120 डिग्री का, सेंट्रल एटम का इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स के साथ जो एंगल है वो है 120 डिग्री का, और एक्सियल के साथ जो बॉन्ड है वो है 90 डिग्री का। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल में जो बॉन्ड है वो है 90 डिग्री का। इक्वेटोरियल जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनका एंगल 120 डिग्री एंड ईच इक्वेटोरियल विद ईच एक्सियल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसमें दो पिरामिड बनते हैं। तो दो पिरामिड कौन से हैं, ये एक पिरामिड बन जाएगा ये ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये इसको आप इस तरह से मिला दो और एक पिरामिड बन जाएगा। अगर आप ऊपर वाला हटा देते हो तो एक ये ट्रायंगल, इससे ये पिरामिड बन जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, दो पिरामिड बनेंगे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है हमारा वो है जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सेंट्रल एटम के पास वो हैं 6। ठीक है, अब 6 की क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है, 6 में भी इसी तरह से ही हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक हेक्सागोन बनाते हैं, अगर हम एक षटभुज बनाते हैं तो उसमें तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस सिर्फ 60 डिग्री बॉन्ड एंगल की होगी। 60 डिग्री एंगल से वो एक दूसरे से दूर होंगे और रिपल्जन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आप खुद सोचो एक बार कि अगर ये इस तरह से अगर आप दूर करना चाहते हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पर दो चीज़ों को रखना चाहते हो या 6 चीज़ों को रखना चाहते हो, तो क्या ये मैक्सिमम डिस्टेंस है? सिर्फ 60 डिग्री का एंगल है सबके बीच में, क्या ये मैक्सिमम डिस्टेंस है? नहीं है। तो इसके लिए जो एक सही सूटेबल जो पॉसिबिलिटी है, सूटेबल जो अरेंजमेंट है वो है कि 4 को तो आपने एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर लगा दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया ए, ये 4 हो गए बॉन्ड पेयर्स या इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे अभी हमने पिछले वाले में किया था स्क्रीन के बाहर की तरफ आता हुआ और एक नीचे की तरफ जाता हुआ। ठीक है, और ऐसी अरेंजमेंट को ओक्टाहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं, इसको बोलते हैं ओक्टाहेड्रल। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 8 भुजाएं बनती है एक तरह की, 1 2 3 4, ऐसे ही 4 नीचे की तरफ, 1 2 3 एंड 4, ये ओक्टाहेड्रन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें सभी बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। हर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है या जो दो एंगल हैं, जो एंगल हर दो बॉन्ड पेयर के बीच में है, किसी भी बॉन्ड पेयर का एंगल जो है वो है 90 डिग्री का, चाहे वो एक्सियल और इक्वेटोरियल में हो या वो इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल में हो। ठीक है, तो इसके लिए आप इसका डायग्राम से आप इसको समझोगे ये। ठीक है, तो इसमें ये 4 स्क्वायर के कॉर्नर, थोड़ा ये टेढ़ा इसलिए दिखाया ताकि आप इजीली समझ पाओ, ये है स्क्वायर के कॉर्नर पर ही। ठीक है, आप सोचोगे कि ये तो लाइन टेढ़ी है, क्योंकि हमें स्क्वायर को ना इस तरह से देखने की आदत होती है, तो ये दिखाया हुआ है जस्ट आपको, ताकि अगर हम ऐसे दिखाएंगे ना तो एक दूसरे के पीछे ये छुप जाएंगे, इसलिए इसको इस तरह से दिखाया है।
ठीक है। तो ये 4 जो हैं वो तो स्क्वायर के कॉर्नर पर हैं और आपको पता है इनके बीच में जो एंगल है वो तो 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ये जो स्क्वायर के अगर हम ये बना देते हैं तो इनके बीच में सभी में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो वो तो 90 का हो ही गया। बाकी अगर कोई एक आपने परपेंडिकुलर एक स्टिक खड़ी कर दी इस सेंटर के ऊपर सीधी ऊपर की तरफ बाहर आती हुई, तो वो आपके स्क्रीन के साथ 90 डिग्री का एंगल ही तो बनाएगी, परपेंडिकुलर होगी ना वो। और एक ऐसी आपने नीचे से खड़ी कर दी, वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वो भी इसका जो स्क्रीन है उस पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो हर इक्वेटोरियल जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। और ये जो 2 एक्सियल पोजीशन है ये सभी इक्वेटोरियल इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। और ये हमारा बन जाता है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। अगर आप इन सबको मिला दोगे यहाँ से इस तरह से और ये इस तरह से, तो ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बन जाती है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। तो ये तो हमारी जो हमने शेप्स की हैं, ये इसमें जितने भी हमने ज्योमेट्री ये एग्जाम्पल किए हैं, ये सभी एग्जाम्पल जो हैं ये उन मॉलिक्यूल्स के हैं जिनमें सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके बाद हम उन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री करते हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक दूसरी वीडियो से समझाती हूँ ताकि आप एक वीडियो में एक ही टाइप की जो ज्योमेट्रीज़ हैं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको अच्छे से समझ पाएँ, और दूसरी वीडियो में आप दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को समझ पाएंगे। तो आप इनको अच्छे से ड्रॉ करके सिर्फ देखने से और समझ में भी आ गया अगर आपको, और आप सोच रहे हैं कि आपने देख लिया और समझ में आ गया है अच्छे से, तो आप ये हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। तो वो नहीं होगा, आपको ये ड्रॉ करनी पड़ेंगी शेप जो है वो अच्छे से आपको ड्रॉ करके देखनी पड़ेंगी, तभी आप इनको कर पाओगे। और इसके लिए मैं आपको एक बार जो 3 हमने एक तो आपने देखा स्ट्रक्चर की, ठीक है, ज्योमेट्री जो मैंने आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाया कि टेट्राहेड्रन कैसा है और जो जो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कैसा है और ऑक्टाहेड्रल कैसा है, एक तो वो आपने देखा। और एक जब आपको ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे पेपर पर, तो वो आप एक बार दोबारा से समझ लो। ये सेंटर में ए है, पहले मैं आपको टेट्राहेड्रन बता रही हूँ, आपने उसको कैसे बनाना है। ये ऊपर की तरफ, ये इस पर, ये दोनों जो है ना ये इस स्क्रीन में ही है ये। ठीक है, अब 2 और बचना इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाला, ये है स्क्रीन से बाहर की तरफ आता हुआ। ठीक है, ये स्क्रीन से बाहर आपकी तरफ आता हुआ है। तो इसको जो है जब कोई चीज़ दूर से हमारे पास आ रही होती है तो वो कैसे लगती है, वो बड़ी होती जाती है जैसे जैसे नज़दीक आती है। तो मैं इसको तो बना देती हूँ पेपर इसके स्क्रीन के प्लेन में, इस वाले को मैं बनाती हूँ कि जो बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये वेज बन जाता है। एक वेज होता है ना कि अगर लकड़ी को चीरना होता है तो लकड़ी को चीरने के लिए उसके अंदर एक वो नुकीला सा कुछ होता है वो रखते हैं और ऊपर से हथौड़ा मारते हैं जिससे लकड़ी जो है वो कट जाती है। तो ये उस तरह से वेज की तरह से ये है बाहर आता हुआ, ये इसी स्क्रीन पर है, ये भी इसी स्क्रीन पर है। अब 4th जो बचा है वो अंदर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ जा रहा है वो कैसा होगा, वो होगा जैसे जैसे वो हमसे दूर जाएगा वो छोटा होता जाएगा, इसलिए उसको बनाएंगे इस तरह से। इसको आप ना वैसे डॉटेड बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो जब आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे इसको तो आप इसको डॉटेड बनाना, और इसको छोटा बनाएंगे हम। ठीक है, बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये दूर जा रहा है हमसे और हमें ये छोटा दिखेगा। तो ये हो गया अंदर की तरफ, जो स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है। इस तरह से हम टेट्राहेड्रन को दिखाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे अरेंज हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं दिखाना है, ये वेजेस नहीं दिखाने हैं, तो आप सिंपल बना लो। जैसे मैं मीथेन का एग्जांपल बना रही हूँ, ये आपने बना दिए और ये वाला थोड़ा सा छोटा बना दिया। ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। और मीथेन की जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल। आपको अच्छे से याद रखना है ये, बाकी आप आगे जो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो करेंगे तब भी आपको अच्छे से हो जाएगा क्लियर, लेकिन ये भी आपको समझना है। इसके बाद हम करते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल की। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में आपने ये सेंटर में रखा और आपने एक ट्रायंगल बना दी।
ठीक है। और ट्रायंगल के 3 जो वर्टेक्स हैं उनकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और बाकी बचे 2, एक है ऊपर की तरफ और एक है नीचे की तरफ। इसका एग्जांपल हम बना लेते हैं PCl5। P हम रखेंगे सेंटर में, 3 क्लोरीन जो ऐसे हो गए, ठीक है। ये तीनों क्लोरीन कैसे हैं, ये तीनों क्लोरीन है इक्वेटोरियल। ये दोनों जो ऊपर और नीचे की तरफ जा रहे हैं इनको हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये क्लोरीन एक्सियल और ये क्लोरीन भी एक्सियल, ठीक है। तो आप ये दिखा सकते हो, ये एंगल है 90 डिग्री, एक ही दिखा दो सिर्फ, और ये जो एंगल है तीनों इक्वेटोरियल में वो है 120 डिग्री। और टेट्राहेड्रल में भी आपको याद रखना है 109.28 डिग्री, ठीक है। ये PCl5 का एग्जांपल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपको इस तरह से इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह की लाइन ड्रॉ करने की, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको आप सिंपली अलग से बनाकर दिखा सकते हो ऐसा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं ओक्टाहेड्रन। ओक्टाहेड्रन में सेंटर में हमने रखा A, और हमने 4, आप थोड़ा सा इसको स्क्वायर ना बनाकर थोड़ा सा इस तरह से बनाना स्लांटिंग में, ताकि ये सही से आपको समझ आ जाए। इसके ये 4 कॉर्नर्स इक्वेटोरियल पोजीशन है और 2 ये एक्सियल पोजीशन है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं SF6। ओक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, S आ गया सेंटर में, 4 ये आपने फ्लोरीन बना दिए, ठीक है, जो कि चारों इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, और एक फ्लोरीन ये एक्सियल ऊपर की तरफ और दूसरा फ्लोरीन नीचे की तरफ एक्सियल। और सभी एंगल्स चाहे आप कोई भी दिखा दो, ये भी 90 डिग्री का है, और जो स्क्वायर में है वो एंगल भी 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और इस अरेंजमेंट को, इस ज्योमेट्री को हम ओक्टाहेड्रन ज्योमेट्री कहते हैं। तो आप इनको सबको अच्छे से इसी तरह से बिल्कुल ड्रॉ करके आपने समझना है, और इनके एग्जांपल्स जो टेबल में दिए हुए हैं वो भी आपको लर्न करने हैं। तो हम जो नेक्स्ट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं इन विच सेंट्रल एटम हैज़ 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।